मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह हैं उसको हम देखेंगे, जो हमेशा हिंदी लिखते समय कोई लेख लिखते समय, आंसर राइटिंग करते समय हमें उसकी ज़रूरत होती है और ये पता होना चाहिए कि कौन सा विराम चिन्ह का नाम क्या है और उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। विराम किसे कहते हैं? तो ठहराव को कहते हैं, या विश्राम या रुकना जिसे कहते हैं। जहाँ पे विराम चिन्ह लगता है वहाँ का मतलब होता है कि रुकना। अब रुकने का मतलब होता है कि कितना रुकना, थोड़ा, ज़्यादा, कम, कैसे। तो हर चिन्ह का जो है अलग अलग उसका ठहराव होता है। तो आगे देखते हैं कि लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पढ़ रहा है, तो ये जो लगा है ये क्या है? हमारा विराम चिन्ह है। आगे इसी तरह से है कि ताजमहल किसने बनवाया, ये जो लास्ट में लगा है ये है विराम चिन्ह। आगे उदाहरण है श्याम आया है, ये भी क्या है? विराम चिन्ह। ये सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होते हैं और जो हमारे काम के हैं हम उसी को देखेंगे। यहाँ पे जो दिया जा रहा है विराम चिन्ह, पहला है अल्प विराम। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? ये जो हम लोग लिखते वक्त कॉमा लगाते हैं, इसका नाम है अल्प विराम। बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, जहाँ भी व्याकरण पूछता है, अल्प विराम और अर्ध विराम, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम देख के इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे कि अल्प विराम किसे कहते हैं और अर्ध विराम किसे कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि अल्प विराम है क्या। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना हो, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम होता है। उदाहरण के लिए नदी, पहाड़, खेत, हवा। तो ये जो लगा है इसको बेसिक शब्द में समझें, जो हम अपने रेगुलर पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं। हमेशा कॉमा, सिंगल जो कॉमा नीचे लगता है उसको हम अल्प विराम कहते हैं। इसको ध्यान देना है कि जो हम कॉमा लगा देते हैं, सिर्फ 3-4 चीज़ें अगर साथ में लिख रहे हैं तो उसमें हम कॉमा लगा के अलग करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकने की बात होती है, वो एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये है अल्प विराम। इसी तरह से एक उदाहरण और है, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। तो यहाँ पे भी जैसे राम और सीता साथ में आया है, तो यहाँ पे जो है कॉमा लग गया। अमूमन राम सीता में योजक चिन्ह लगता है। तो ये इस तरह से है। आगे जो हमारा है अर्ध विराम। अर्ध विराम किसे कहते हैं? तो अभी जो हम देखे अल्प विराम सिर्फ कॉमा लगता है, तो ये अल्प विराम है। अगर कॉमा के ऊपर एक बिंदी लग जाती है तो ये हो जाएगा अर्ध विराम। ये है अर्ध विराम, इसको अर्ध विराम कहेंगे। इसके बारे में देखते हैं। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम होता है। जैसे कॉमा लगाने पे हम थोड़ा रुकते हैं, और जो अर्ध विराम है इसको लगाने पे थोड़ा उससे अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है यहाँ पे। तो ये अर्ध विराम है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। जैसे हम जब ये वाक्य में प्रयोग करते हैं इसका, तो जैसे सूर्यास्त हो गया, अगर जैसे सिर्फ कामा होता तो सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने लिया है। तो यहाँ पे है अर्ध विराम लगा हुआ है, तो सूर्यास्त हो गया, यहाँ पे सांस को ब्रेक करना है, और लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो इस तरह से इसका प्रयोग है। आगे है एक उदाहरण और दिया गया है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो अमूमन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए हम रुकते हैं, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पे होता है अर्ध विराम। आगे है उप विराम। उप विराम किसे कहते हैं? कॉलन।
ये है दोनों जो अमूमन ऐसे बिंदी प्रयोग होती है, ये है कोलन, उपविराम इसकी हिंदी है। इसके बारे में देख लेते हैं। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग होता है। अमूमन इसका प्रयोग जैसे इसमें गणितीय चीज़ों में ज़्यादा होता है, जहाँ पे अनुपात दिखाना होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रदूषण उपविराम एक अभिशाप है, तो यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो कोलन कहाँ लगाया जाएगा ये आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। आगे चलते हैं। पूर्ण विराम, एक विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। इसका साइन ये है, वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर जाता है, ये है पूर्ण विराम। अगला उदाहरण है। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, ये है पूर्ण विराम। इससे अमूमन सभी लोग परिचित हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। हम जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है या होता है, प्रयोग होता है। अगला है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण के लिए, वह क्या लिख रहा है। तो अगर कोई कुछ पूछता है और उसमें जो लगता है तो वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है। आगे उदाहरण एक और है। ताजमहल किसने बनवाया, ये भी पूछा जा रहा है, प्रश्न के रूप में है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आगे है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह का जो सिंबल है वो है यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। एक उदाहरण और है। हाय, वह मर गया। जैसे कोई आश्चर्य जहाँ पे प्रकट होता हो, आश्चर्य के साथ आश्चर्य, दुख या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आह, कितना, इन सारी चीज़ों में। आगे है निर्देशित चिन्ह। निर्देशित चिन्ह का ये सिंबल है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अनार, आम, संतरा, जैसे यहाँ पे जैसे शब्द लिखा गया है, यह है निर्देशक चिन्ह। इससे हमें बताया जा रहा है कि आगे हम कुछ बता रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है। इसी चिन्ह को हमारे व्यवहार में अमूमन गलत तरीके से यूज हुआ है। जो बचपन की शिक्षाएं हैं, जो स्कूलिंग हुई है, या उसमें जानकारी का अभाव, या जो भी समझ लीजिए, हम लोग जब यूज करते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है बहुतायत मात्रा में कि हमेशा हम तीर जैसा बना देते हैं। ये विराम चिन्ह नहीं है, इसको हम अपने मन से बना लिए हैं कि ये निर्देश दे रहा है तीर, जबकि यहाँ पे हिंदी में जो यूज होता है वो लकीर है छोटी सी। यहाँ पे हमको तीर नहीं बनाना है, ये अशुद्ध है, इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन व्यवहार में है और चल रहा से। आगे है अध्यापक, तुम जा सकते हो, एक उदाहरण और था। अगला है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट जिसको कहते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग यही है कि किसी शब्द के बारे में डिटेल बताना हो तो उसको उस शब्द के आगे यूज कर लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विश्वामित्र ठहर जा, तो विश्वामित्र ये ब्रैकेट में लिखा जा रहा है कि क्रोध में कांपते हुए, उनका एक उस समय का जो स्थिति थी, मनोभाव था, उसको बताया जा रहा है कि क्रोध में कांपते हुए। अगला है धर्मराज। धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को, तो ब्रैकेट में दे दिया गया है कि धर्मराज, जिसको युधिष्ठिर भी कहा जाता है, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो इस तरह से ब्रैकेट का प्रयोग होता है।
आगे है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो उद्धरण वैसे दो होते हैं, एक सिंगल उद्धरण और एक डबल उद्धरण होता है। तो यहाँ पे जो उद्धरण है वो डबल उद्धरण है। इसके बारे में देख लेते हैं। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण का चिन्ह या अवतरण का चिन्ह लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। तो ये यहाँ पे जो लगा है ये है उद्धरण, डबल उद्धरण चिन्ह है। ये हमेशा वहाँ पे प्रयोग होता है। एक सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो ये वहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे कोई महान व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, तो उनके द्वारा जो कहा गया है उसको हमेशा जो है डबल उद्धरण में रखते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा जो विचार दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है, उसको हमेशा डबल उद्धरण में रखते हैं। और जो मैं अभी बात की थी सिंगल उद्धरण की, इसमें नहीं वो मेंशन किए हैं, हम उसको बता देते हैं। सिंगल उद्धरण जैसे कोई टाइटल हुआ, कोई बुक हुआ, बुक का नाम हुआ, तो उसको हम सिंगल उद्धरण में रखते हैं। कोई टाइटल हुआ, मेन जो टॉपिक का नाम हुआ, इस तरह से हम सिंगल उद्धरण में रखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहा है कुछ, कोई कथन है, कोई सिद्धांत है, कोई बात है, जो महापुरुष हैं, कवि, लेखक जो भी हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है उसको हमेशा डबल उद्धरण में रखते हैं। आगे है भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये भी देखिए यहाँ पे डबल उद्धरण है, क्योंकि ये भारतेंदु जी द्वारा कहा गया है। आगे है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का जो प्रतीक है वो ये है हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा जो है जो पद होते हैं उनके मध्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सुख दुख, तो इसका अर्थ हमेशा और होता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, दिन और रात, यश और अपयश, तन मन धन। एक चीज़ और है, योजक चिन्ह अमूमन वहाँ पे लगता है कुछ अपवाद को छोड़ के, ये बेसिक सा है कि वहाँ पे लगता है अमूमन वो शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे सुख, सुख का विपरीत दुख होगा, लाभ का हानि होगा, दिन का रात होगा, यश का अपयश होगा, तन मन धन। कुछ अपवाद की बात कहें जहाँ पे 3-4 अगर ऐसे शब्द दे दिए गए हैं तो वो अपवाद स्वरूप। अमूमन जो जितने सारे शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देश के दीवाने ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ पे तन मन धन तीनों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? ये जो हम गोला बनाते हैं छोटा सा, लाघव चिन्ह का मतलब बेसिक होता है कि शब्दों को छोटा करना। जैसे हम कोई बड़ा शब्द है उसको हम उसके 1-2 शब्द लिख के उसके आगे गोला बना देते हैं, जीरो बोल देते हैं अमूमन, तो उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। हिंदी में उसको लाघव चिन्ह कहा जाता है, शब्दों को संक्षेप करना, छोटा करना। इसके बारे में देख लेते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको संक्षेपण चिन्ह कहते हैं। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा, जैसे ये है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या है? लाघव चिन्ह इसको बोला जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए ये डॉक्टर लिख दिया जाता है, इंजीनियर के लिए ये इंजीनियर इस तरह से लिखा जाता है लाघव चिन्ह के साथ। आगे है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह किसे कहते हैं ये देखिएगा। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वनों से निम्न लाभ हैं, तो ये क्या है? विवरण है। आगे है इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये भी जो है ये है विवरण चिन्ह। आगे है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसका सिंबल ये है
और ये हमेशा यूज होता है, जैसे हम शब्द लिख दिए, पता चला एक शब्द मिसिंग है, उसमें छूट गया है, तो हम जो उसमें खाली स्थान दो शब्दों के बीच में रहता है उसमें हम ये वाला बनाते हैं और ऊपर ये लाइन करके लिख देते हैं कि यहाँ ये भी शब्द होगा। तो ये होता है कि विस्मरण, जो भूला हुआ शब्द है उसको हम ऐड कर रहे हैं अपने वाक्य में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं पिता के लिए गया, तो गया जो है, अब यहाँ पे कोई शब्द छूटा हुआ है तो हमको अगर ऐड करना है तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे और ये गलत नहीं माना जाएगा। हिंदी में ऐसा नियम है कि जो भूल जाता है उसमें इस तरह से चिन्ह लगा के अगर आप लिख देंगे तो वो सही माना जाएगा। आगे एक उदाहरण और है, हमें रोजाना अपना कार्य चाहिए तो करना चाहिए, अगर यहाँ पे हम करना जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो गया जो त्रुटि हुई है, जो भूल हुई है उसको हम सही कर लिए हैं। आगे है पदलोप चिन्ह। तो पदलोप चिन्ह सबको पता है, ये डॉट डॉट करके आता है, इसमें शब्द को फिल करना होता है, भरना होता है। इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि राम ने मोहन को गाली दी और ये डॉट डॉट है, इसमें फिल करना है। मैं सामान उठा दूंगा पर, इसमें भी भरना है कुछ। तो ये क्या हो गया, पदलोपन। तो ये रहे महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह थे, उस पे हमने विस्तार से डिस्कशन किया और ये हमें हमेशा हमारे हिंदी के जो भी रिटन वर्क होते हैं, लिखने के कार्य होते हैं, उसमें इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर ध्यान दे के इस पे कार्य किया जाए तो हमारी जो लेखनी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। हमें उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।